नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। क्या अब अमेरिका युद्ध खत्म करेगा? क्या अमेरिका बीच से अब अपने युद्ध को छोड़कर वापस भागेगा? इन्हीं सब के संकेत मिल रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। आशुतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, क्या जी। अब ट्रम्प साहब युद्ध खत्म करने का ऐलान कर देंगे? पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि वो क्या राष्ट्र के नाम संबोधन बोलेंगे। क्या अमेरिका को वो मिल गया जिसको पाने के लिए उसने ये युद्ध किया था? देखिए विक्रांत, हम लोगों को पत्रकारिता में सिखाया गया जब तक कि वाकई में अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक किसी बहुत अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। जो इस वक्त व्हाइट हाउस से खबर आ रही है कि लेटेस्ट अपडेट जो ईरान पर होगा उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। और वो भी जो अमेरिकन टाइम है, ईस्टर्न टाइम है, वो रात को 9 बजे, यानी भारत में तकरीबन तकरीबन सुबह 6:30 बजे के आसपास ये बात हमारे सामने आएगी। तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन करे, इसका मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी खबर होगी, तभी वो इसको संबोधन करने के लिए पूरे देश को आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो कुछ ऐसा संकेत है जिसके आधार पे ईरान में जो युद्ध हो रहा है वो खत्म हो या वहां से वापसी का रास्ता उन्होंने तय कर दिया हो। इस बात की संभावना से मैं पूरी तरीके से इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि इस वक्त की जो मौजूदा स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं सामने, वो बहुत स्पष्ट है और ऐसा लगता है जैसे कि ट्रंप और इजराइल दोनों इस युद्ध में बुरी तरीके से फंस गए हैं और वहां से निकलने का कोई न कोई रास्ता वो देखना चाहते हैं। जो परिस्थितियां हैं, अगर उन परिस्थितियों पर अगर आप ध्यान दें तो इस वक्त खुद अमेरिका के अंदर ट्रंप की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है। वहां ऑयल और गैस के दाम तकरीबन 35% बढ़ गए हैं। बाकी जो कमोडिटीज हैं उनके दाम भी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा गैस चार्ज सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है। उनकी अपनी जो टीम है उनके अंदर इस वक्त काफी नाराजगी दिखाई पड़ रही है। खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस युद्ध से अपने आप को दूर रख रहे हैं। उनकी जो इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गबार्ड, उन्होंने भी एक तरीके से अपनी दूरी बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। उनके जो अपने बहुत बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं या जो मीडिया के बड़े टाइकून हैं, जैसे कि रोगन, जो रोगन करके हैं, बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं, मिलियंस में उनके उनके व्यूज जाते हैं। उन्होंने इस युद्ध से अपने आप को दूरी बना लिया। टकर कार्लसन कार्लसन जो दरअसल जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ट्रम्प के बहुत ही करीबी हैं, उन्होंने इस युद्ध को एक तरीके से बेवकूफाना हरकत बताई है। और दो और जो उनके बड़े, एक एलेक्स जोन्स करके हैं, जिन्होंने जो जब 5 जनवरी को जब ट्रंप हारे थे उसके बाद कैपिटल हिल पर जो हमला किया गया था, उसमें एक तरीके के वो अपराधी भी हैं, उसमें उसमें जेल भी गए थे और ट्रंप के बड़े करीबी और बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि दरअसल ट्रंप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बीमार हो गए और उनको हटा दिया जाना चाहिए। ये बयानबाजी वहां से आ रही है। इसी तरीके से इसराइल को लेके भी ये कहा जा रहा है। उनके एक अमेरिका के एक बड़े कमेंटेटर हैं जिनका नाम है स्कॉट रिटर। स्कॉट रिटर ने कहा है कि दरअसल इसराइल एक बहुत पिद्दी सा छोटा सा देश है और उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, और अगर इस युद्ध में लंबे समय तक गया तो फिर उसके खत्म होने का भी खतरा पैदा हो है, क्योंकि इसराइल के पास अपना कुछ भी नहीं है। उनके जो गैस इंस्टॉलेशन पर जो हमले हुए हैं उसमें से जहां से 40% सप्लाई होती थी वो लगभग नष्ट हो चुका है। और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो फिर इसराइल के लिए अपना संघर्ष, अपना एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, ये परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि ट्रंप कहीं ना कहीं से कोई एग्जिट रूट या फेस सेविंग की बात सोच रहे हैं। दूसरी जो बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नेटो के एलाइज थे वो खुलकर इस वक्त उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन स्पेन ने तो सबसे आगे लीड ली है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई हम इस युद्ध में आपके साथ नहीं है। फ्रांस ने उनको किसी तरीके से अपनी जमीन से रिफ्यूलिंग का की परमिशन नहीं दी है। जर्मनी भी इसी तरीके का रुख अख्तियार कर रहा है, और जिससे ट्रंप इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं कि नेटो के अपने साथियों को कावर्ड, पेपर टाइगर, और यहां तक कह रहे हैं कि अब आप अपनी सुरक्षा अपने आप करिए, आप लोग तो बड़े अनग्रेटफुल, बड़े कृतज्ञ लोग हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर भी इस वक्त काफी तनाव पैदा हो गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने वो ये कहा था कि हम आपको सुरक्षा कवच प्रोवाइड करेंगे, आपके ऊपर जब हमला होगा तो हम उसकी रक्षा करेंगे। इस युद्ध में साफ तौर पर दिखाई पड़ा कि अमेरिकन अपने सैनिक बेसिस की, जो जो अपने सैनिक ठिकाने हैं उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो अब बाकी के कुवैत के, बहरीन के, कतर के, यूएई के, सऊदी अरेबिया के देशों की कैसे रक्षा करेंगे। और पूरी तरीके से अमेरिकन स्ट्रेटजी इस वक्त एक्सपोज हो चुकी है। ऐसे में
ये इस संभावना से मैं इनकार नहीं करता हूं कि आज कोई बड़ा अनाउंसमेंट, बड़ी घोषणा ट्रंप कर दें और युद्ध के खत्म होने की शुरुआत हो जाए। सर कल मैं अभी हाल ही में मैंने मेजर जनरल जीडी बख्शी से भी बात की, कल मैंने मेजर जनरल यश मौर्य से बात की। उनका ये कहना था कि इन दोनों ही नेताओं को इनके अपने ही देशों में वार क्रिमिनल्स की तरह कार्रवाई भी की जा सकती है आने वाले समय में, क्योंकि ये जो युद्ध था ये एकदम सेंसलेस युद्ध था और एकदम गैर कानूनी युद्ध था जिसके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरह की संभावनाएं, क्योंकि इनके देश में जिस तरीके से विरोध शुरू हुआ है, क्या इस तरह की संभावनाएं भी बनती हैं? देखिए, वॉर क्रिमिनल की जहां तक बात है, तो अगर आपको ध्यान होगा कि नेतन्याहू के खिलाफ गाजा युद्ध के बाद जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने उनके खिलाफ बाकायदा अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है वॉर क्रिमिनल के तौर पे। लेकिन खुद उनका देश उन पे ऐसा कोई कार्रवाई करेगा, मुझे इस बारे में कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? क्योंकि हम भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे नेतन्याहू की बड़ी थू थू हो रही है, लेकिन खुद इसराइल के अंदर तकरीबन 80% लोग इस युद्ध के साथ दिखाई पड़ते हैं। ऐसा वहां के जो सर्वे, कुछ सर्वे तो ये भी कह रहे हैं कि 93% लोग जो है वो युद्ध के साथ दिखाई पड़ते हैं। और इसराइल के एक बड़े पत्रकार है जिनका नाम है गिडियन लेवी। गिडियन लेवी ने तो यहां तक कहा है कि इस युद्ध में इसराइल जो है वो लोग 100% उनके साथ एक तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस युद्ध की वजह से नेतन्याहू वहां पे अलोकप्रिय हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वहां की जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है उसने भी इस युद्ध को खुला समर्थन दे रखा है। वहां का जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो भी इस वक्त इनके साथ है। नेतन्याहू की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नेतन्याहू दरअसल गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में है, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। और अगर ये युद्ध खत्म हो गया और आने वाले कुछ महीनों के अंदर वहां चुनाव होने वाले हैं, अगर नेतन्याहू चुनाव हार जाते हैं तो फिर उनका जेल जाना पूरी तरीके से तय है। वहां की जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट है, और जुडिशरी की वजह से नेतन्याहू को के बारे में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो लगातार युद्ध में जो इजराइल को झोंके हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही वो चुनाव हारेंगे या जैसे ही युद्ध की संभावना खत्म होगी, वैसे ही जहाँ की जो जुडिशरी है उनको जेल में भेज देंगे और उनका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो युद्ध युद्ध को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ कोई माहौल नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो दिक्कत है। जहां तक ट्रंप का प्रश्न है, ट्रंप के लिए अभी वो राष्ट्रपति हैं, और जब तक वो राष्ट्रपति हैं तब तक उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। उनके खिलाफ एक ही कार्रवाई हो सकती है, वो ये है कि अमेरिका के अंदर नवंबर के महीने में मिड टर्म पोल्स होने वाले हैं, और उन मिड टर्म पोल्स में जो आशंका या संभावना भी जताई जा रही है कि रिपब्लिकन्स को कांग्रेस और सेनेट दोनों में ही बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। और अगर वैसा होता है तो फिर ट्रंप के लिए सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे और वो कोई काम इंडिपेंडेंटली कर पाए, इसके लिए उनको कांग्रेस और सेनेट के पास जाना पड़ेगा। जहां तक ये लोग कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि भाई ट्रंप तो कांग्रेस और सेनेट के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, क्योंकि युद्ध का ऐलान राष्ट्रपति वहां नहीं कर सकता, युद्ध का ऐलान वहां की कांग्रेस कर सकती है। लेकिन ट्रंप ने कांग्रेस के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं समझी और अपने स्तर पर उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन जब रिपब्लिकन्स की बहुमत खत्म हो जाएगी, अल्पसंख्यक में जब अल्पमत में तब्दील हो जाएंगे, तब ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट लाना आसान हो पाएगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर ट्रंप के लिए बहुत खतरे वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, वो उनको अपना राजनीतिक करियर आगे देखना है। 40 41 साल की उनकी उम्र है। उनको लगता है कि अगर वो पूरी तरीके से अगर ट्रंप के साथ रहेंगे तो फिर उनका आगे का करियर खत्म हो सकता है। वो उपराष्ट्रपति है, वो अगले बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए वो दूरी मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ये मैं नहीं मानता उनके खिलाफ कोई वार क्रिमिनल का केस उनके खिलाफ होगा या कोई इस तरीके की स्थिति पैदा होगी। लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पर वो बहुत कमजोर हो जाएंगे अगर युद्ध चलता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल ट्रंप जहां रहते हैं, मारा लागो, वो दरअसल पाम बीच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और पाम बीच डिस्ट्रिक्ट में पिछले दिनों डेमोक्रेट्स जीते हैं और रिपब्लिकन्स हारे हैं। यानी ट्रंप अपने गृह क्षेत्र में चुनाव हार गए हैं, और रिपब्लिकन्स और साथ ही साथ बैटल ग्राउंड स्टेट में 29
बाई इलेक्शंस हुए हैं, स्पेशल इलेक्शंस हुए हैं जहां कहा जाता है, और वो सारे के सारे चुनाव जो है वो रिपब्लिकन हारे और डेमोक्रेट्स जीते हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ट्रंप इस बात को महसूस करते हैं कि जो राजनीतिक तौर पर वो अलोकप्रिय होते जा रहे हैं ट्रंप के अपने अमेरिका के अंदर, उससे बेहतर यह है कि आप इस युद्ध से धीरे से निकल लीजिए। कहीं अगर आप वियतनाम वाली हालत हो गई, अफगानिस्तान वाली हालत हो गई, तो फिर बहुत ही बुरा हाल होगा, उनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो सकता है। सर, इस युद्ध में हमने देखा पहले दिन खामेनेई साहब की हत्या हो गई, वो मारे गए। लेकिन इस युद्ध के दौरान जो एक तस्वीर आई थी, स्कूल पर हमले की और बच्चियों की हत्या हुई, क्या सर उस तस्वीर ने और उस घटना ने पूरी दुनिया के जो बाकी देश, जिसमें अमेरिका के मित्र देश भी शामिल हैं, उनके सोचने समझने के नजरिए में बदलाव लाया? क्या ये वो तस्वीर, वो घटना इस युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसको लेकर के दुनिया भर में गुस्सा भी फैला? देखिए, वो एक इमोशनल मोमेंट जरूर है, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट मैं उसको नहीं मानता हूं। हम्म। टर्निंग पॉइंट जो उसमें ये था कि सब लोगों को ट्रंप की सनक से नाराजगी थी। वो बोल नहीं रहे थे इस बात को लेके हम्म। कि ट्रंप ने किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज को, अपने किसी भी सहयोगी को, यूनाइटेड नेशंस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हाँ। खुद अपनी कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और यूनिलैटरली उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया, और वो इजराइल। इसके पहले जैसे 2003 में जब इराक के ऊपर हमला हुआ था, या 1990-91 में भी जब इराक के ऊपर हमला हुआ था, या अफगानिस्तान पर हमला हुआ था, तो अमेरिका ने कम से कम अपने सहयोगी दलों की मदद ली थी, उनकी सेनाओं को अपनी सेनाओं में जोड़ा था, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इजाजत ली थी, उसकी अप्रूवल ली थी। हम्म। तो एक कंसेंसस बना के वहां हमला हुआ था। हम्म। यहां जब आप यूनिलैटरली करते हो और उसके बाद आप अमेरिका ये कहता है या ट्रंप ये कहते हैं कि आप लोग हमारी मदद करिए हार्मुज को खोलने में, तो पलट के जो जो नेटो के देश थे उनका कहना यह था कि हमने नेटो का सुरक्षा कवच इसलिए नहीं बनाया था कि आप किसी के ऊपर हमला करें और हम आपके हमले में हम आपके सहयोगी बने। ये सुरक्षा कवच इसलिए बना था कि अगर हम में से किसी के ऊपर हमला होता है तो हम सब लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। तो आप हमें उल्टा मत बताइए। हम्म। इसलिए जो ये पूरी बातचीत हुई है, वो इसका जो सबसे बड़ा जो जो जिससे नाराजगी लोगों के अंदर है, जो लोग अमेरिका की मदद नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि नॉर्वे जैसा छोटा सा देश हाँ। जो है, उसने भी अपनी कंपनियों को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि वो युद्ध के दौरान अमेरिका को किसी भी तरीके की शस्त्रों की सप्लाई या एक्सपोर्ट ना करें। आप सोचिए ये स्थिति। पेड्रो सांचेज जो जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, उनका उनका वक्तव्य तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त वायरल बिल्कुल पड़ा हुआ है। एकदम। जो जर्मनी के चांसलर मर्च हैं, वो भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर भी इसी तरीके की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो असली चीज ये था इस युद्ध के अंदर, जो लोगों की नाराजगी थी कि आपकी जो सनक होती, उस सनक में हम क्यों हिस्सेदार बने। मैं आपकी राय से सहमत हूं कि जो स्कूल पे हमला, मिसाइल गिरा, उसमें 165 बच्चियों का जो कत्ल हुआ, वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट, हम्म। मुझे लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट नहीं था उस लिहाज से। सर, मैं थोड़ा सा अब अपने देश की स्थिति पर भी बात करना चाहूंगा कि आज फिर हमने जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं उनके दाम बढ़ा दिए गए हैं और एयर फ्यूल बहुत महंगा हो गया है। तो अब ये मान लिया जाए सर कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद अच्छे दिन आने वाले हैं, लोगों पर मार पड़ने वाली है बड़ी। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे। और ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए था कि हम लोग इस अच्छे दिन का इंतजार अब तक क्यों नहीं कर रहे थे। बार बार ये कहा जा रहा था कि देखिए, दुनिया के हर देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, हमारे यहाँ नहीं बढ़े। लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अभी 5 राज्यों के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव लड़ती है। उसको मालूम है कि आपने जो एलपीजी के गैस सिलेंडर है उसको 60 रुपए आपने बढ़ा दिया है। अगर उसी के साथ पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा देंगे, तो पेट्रोल और डीजल के साथ जो 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 चीज है वो ये कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ साथ जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, यानी कि इनपुट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब उसके बाद हर चीज के सामान, हर चीज 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 महंगी महंगी होने लगेगी। तो अभी उनको मालूम है कि अगर इस चुनाव के दौरान अगर उन्होंने किया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, और अगर उसके साथ साथ अगर बाकी चीजों के दाम बढ़ेंगे, तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए कि अगर युद्ध चलता रहा, तो फिर 29 मार्च को जो जो पोलिंग होने वाली है, हाँ। और 4 मई को जो जो काउंटिंग होने वाली है, इनके बीच या इनके 1-2 दिन के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। मुझे इस बारे में किसी तरीके की कोई संकोच या कोई कंफ्यूजन मेरे दिमाग में नहीं है। लेकिन आप देखिए कि चीजें
चाहे वो इंडस्ट्रियल एलपीजी के दाम हो वो बढ़ाए गए हैं, जो इंडस्ट्री के लिए जो पेट्रोल जो जो एयर फ्यूल है वो दाम बढ़ाए गए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कोई बहुत, और सरकार को आप देख लीजिए कि जो जो सरचार्ज लगा रखा था वैट में, वो 10 रुपए उसको कम करना पड़ गया है। ये वही सरकार है कि जब दुनिया के अंदर 60 $60 पर बैरल जब क्रूड ऑयल मिल रहा था, तब भी हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम 90 रुपए से ऊपर थे। और ये वही सरकार है कि जब पेट्रोल के दाम जरा सा भी बढ़े थे उस वक्त, जबकि क्रूड ऑयल $100 पर बैरल हो गया था, तब इसी सरकार ने, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से मनमोहन सिंह की तीखी आलोचना की थी और उनकी उम्र को जोड़कर उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। तो पिछले कई सालों में लगातार आप देखें, सरकार ने $60 होने के बावजूद भी किसी तरीके का वैट कम नहीं किया, यानी अपना खजाना पूरी तरीके से भरा। अब सिर्फ 10 रुपए उन्होंने उस पे कम किया है, वो भी कंपनियों के एक तरीके से उन्होंने राहत दी है। आम आदमी को उससे कोई राहत नहीं है। अगर ये 10 रुपए आम आदमी के लिए घटा देते तो मैं बात समझता, लेकिन कंपनियों का जो फायदा है उसमें थोड़ी सी कटौती जरूर दिखाई पड़ रही है। इसलिए सरकार कोई मेहरबानी कर रही है, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा मानना है कि सरकार जगलरी कर रही है। आशुतोष सर, कई जगह से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, मोरबी जहाँ टाइल्स इंडस्ट्री है, कई जगह से मजदूरों के पलायन के वीडियो भी अब दिखने लगे हैं, सोशल मीडिया पर चलने लगे हैं। कुछ मेन स्ट्रीम चैनल भी थोड़ा थोड़ा अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। तो और प्रधानमंत्री जी की भी आज तस्वीरें आई थी असम के चाय बागानों में चाय की पत्तियां चुनते हुए। तो एक बार फिर वही स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के संकट से तुलना तो कर दी थी, लेकिन कोरोना में क्या झेला था देश ने वो अभी तक हम भूले नहीं है। क्या उस तरीके की स्थिति भी बन सकती है? क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद भी असली चुनौतियां तो, जो आर्थिक चुनौतियां, वो तो उसके बाद शुरू होनी है। देखिए, मेरा तो साफ तौर पर मानना है कि इस पूरे मामले में अगर पैनिक किसी ने फैलाया है तो सरकार की तरफ से हुआ। सरकार पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट करती रही। अगर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं करके लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की बात नहीं करेंगे, लोगों को आश्वस्त नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? राहुल गांधी तो करेंगे नहीं वो काम, क्योंकि राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन अभी तक तो किया नहीं है। उनकी तरफ से जो कुछ बाबू लोग हैं वो लगातार प्रेस ब्रीफिंग करें, जिसका कितना असर होता है कितना असर नहीं होता आप अच्छी तरीके से जानते हैं उस बारे में। जब देश का प्रधानमंत्री संसद के अंदर दिए अपने भाषण में या उसके बाहर जो चुनावी रैलियों में अगर वो कोरोना शब्द का इस्तेमाल करता है और ये बताने की कोशिश करता है अगर कोरोना जैसे हालात पैदा भी हो सकते हैं, तो आप सोचिए लोग कितने डर जाएंगे। कोरोना में लाखों लोगों की जानें गई हैं, सड़कें सुनसान थी, लॉकडाउन की स्थिति थी, और जो गरीब लोग थे वो 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर पैदल गए। वो जो भयावह तस्वीर थी, आप दरअसल कोरोना से तुलना करके आप आज के जमाने में लोगों को बताने की कोशिश करो वैसा भी कुछ मंजर हो सकता है। तो पैनिक कौन फैला रहा था? पैनिक आपने फैलाया। अब उसके बाद आप विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष पैनिक फैला रहा। चलिए मान लेता हूं विपक्ष पैनिक फैला रहा, आप सरकार में हैं, पैनिक अगर कहीं फैल रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, या आप सिर्फ भाषणबाजी करेंगे? क्या आप सिर्फ विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएंगे? अगर विपक्ष का कोई नेता अगर पैनिक फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए ना। आपने कहीं देखा एक्शन लेते हुए? धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही। मैं बिल्कुल। तो नोएडा में रहता हूं, मैं आपको बता सकता हूं धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही। हमारे अपने जो हमारे घरों में जो काम करने वाले लोग हैं वो एक एक दिन, दो दो दिन छुट्टियां लेकर जाके सिलेंडर का हाँ। इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है और हमें यह बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि नहीं, सब चंगा सी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कालाबाजारी नहीं, कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है ये सरकार की नाकामी है। सरकार मैनेज करने में असफल रही है। सरकार ने देश को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर अगर संकट बड़ा था तो आप देश के नाम संबोधन करते और उसमें स्पष्ट तौर पे कहते कि देश पर एक बड़ा संकट है और देशवासियों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए बढ़ा रहे हैं, जैसे ही ये संकट खत्म होगा वैसे ही हम इस पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे। देश थोड़ा सा इस वक्त हमारी हमारी मदद करे। आई एम 100% श्योर देश इसके लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। जब आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक जमाने में कहा था कि आप हफ्ते में एक दिन खाना मत खाइए, एक वक्त का खाना मत खाइए। लोगों ने क्या लाल बहादुर शास्त्री की आलोचना की थी? बिल्कुल नहीं। तो ये तरीका होता लोगों को, समाज को, जनता को और वी द पीपल को कॉन्फिडेंस में लेने का। वो काम तो हुआ नहीं। दूसरा आपने क्या किया? आपने विदेश नीति कैसी तैसी कर दी। आपने पूरी विदेश नीति जो थी वो आपने इजराइल और अमेरिका के हाथों में डाल दी, जो आज की तारीख में पूरी दुनिया में एक तरीके से विलन बनकर उभरे हैं।
उनके अपने से लोग उनके साथ खड़े नहीं हैं, और हम मजबूती के साथ इसराइल के यहाँ यात्रा करते हैं। जब वहां पे क्या कहते हैं 15 दिन या 2 दिन पहले, 2 दिन पहले जाते जब हमला होना होता है। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो इस ओर इशारा करती है कि हमने कोई सोच समझ के कोई फैसला नहीं किया है। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे, ओरेकल की खबर आई आज उसने कि 30,000 लोगों को नौकरी से निकालने का नोटिस दे दिया, जिसमें से 12,000 हिंदुस्तान के हैं। कई जगह जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पर मजदूरों को, क्योंकि काम प्रोडक्शन बंद है तो मजदूरों को निकाला जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। वित्त मंत्री ने सर संसद में जो बयान दिया 2 दिन पहले, रुपए की कीमत जो 95 पहुंच गई है, 95 के करीब, और कहा गया कि सब ठीक है, रुपया ठीक चल रहा है। और वित्त मंत्री के पुराने बयान जब रुपया 62 पर था, वो भी बहुत वायरल हुए हुए हैं। तो 95 पर रुपया आने पर भी सरकार अगर उसे ठीक बताए, तो अब क्या क्या सोचा जाए सर? ने सर कहा आप कि क्या? सरकार ने पूरी तरीके से मिसमैनेज किया, पूरी तरीके से मिसमैनेज किया, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप देखिए कि जो जो फॉरेन पोर्टफोलियो हमारा इन्वेस्टर्स है, एफपीआई, वो लगातार हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल के वो विदेश के स्टॉक मार्केट में लगा रहा है। और वो 1,18,000 करोड़ रुपए निकले हैं केवल पिछले मार्च सालों में। में। अगर आप देखें तो जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है। हाँ। तो ये क्यों हो रहा है? दो कारणों से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था में भरोसा नहीं है कि वो यहाँ की अर्थव्यवस्था में पैसा लगाएंगे तो उनको पैसा वापस मिलेगा या उससे प्रॉफिट होगा। दूसरा, जो दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं आजकल एआई में अपना पैसा लगा रही हैं, जो माइक्रोचिप्स बनाने वाले में अपना अपना पैसा लगा रही है, एनवीडिया जैसी कंपनी है, तमाम बड़ी कंपनीज हैं, वो ज्यादा लुक्रेटिव पैसा आपको दे रहा है। उसके बारे में हिंदुस्तान के अंदर कोई सोच ही नहीं, वैसी कोई कंपनी ही नहीं है। जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज है, उनका एआई में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो उस वजह से लोगों को लगता है कि इस कंपनी में पैसा लगाएंगे जहां भारत में कोई उम्मीद नहीं, अगर अमेरिका में जाके कहीं और लगाएंगे तो उसको फायदा होगा। तो वो भी एक बड़ा बड़ा कारण है। लेकिन आपका अगर रुपया 95 के पार पहुंच रहा है तो फिर आपका मैनेजमेंट कहाँ है? और ये भी 95 तब है जब हिंदुस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हाँ, इस वक्त मार्केट में पैसा लगा रहे हैं लगे हुए हैं। ताकि रुपए को और गिरने से रोका जा सके। बिल्कुल सही बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया आशु सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।